भाई आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जैसे कि लास्ट के टॉपिक्स में आई होप कि आपने सब सीख लिया है, बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है और एम्पियर्स लॉ क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ के आए। लेकिन उन चैप्टर्स में आपने बेसिकली क्या सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बाय करंट कैसे होती है। और इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक शो ही क्यों करता है, क्या कारण है कि उसके अंदर शुरुआत से ही मैग्नेटिज्म के क्वालिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटिज्म, है ना। मतलब ये बताने की कोशिश की गई कि जो सबसे छोटी कड़ी है किसी मटेरियल की, एटम, नहीं एटम से ही सब मिलकर बना है, अगर वही एक छोटी सी मैग्नेट है तो उससे बना हुआ मटेरियल स्वाभाविक है कि वो मैग्नेटिक ही होगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि एक एटम एक मैग्नेटिज्म कैसे शो करता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। हमको सबको पता है कि न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है तो जेड ई चार्ज हुआ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में क्लास घूम रहे हैं, ठीक है, आर रेडियस में। तो पिछले टॉपिक में आपने मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा ही होगा। तो पहले हम इस एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। जैसा कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट कैरिंग लूप का, और रोटेट करता हुआ चार्ज इज इटसेल्फ ए करंट। कोई भी चार्ज अगर रोटेट कर रहा है तो वो करंट को फॉर्म करता है, ठीक है। और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा इसका लूप का? करंट अभी हम निकाल लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द लूप ऑफ दैट एरिया। अब करंट हम कैसे निकालें इस चार्ज से रिलेटेड? तो ये भी हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। इस करंट होता है कोई भी चार्ज जो रोटेट कर रहा है पर यूनिट चार्ज, यूनिट टाइम में जितना चार्ज उस जगह को घूम जाएगा। मान लो जैसे इस पॉइंट से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर अभी ये चार्ज निकला, और 1 सेकेंड में जितना चार्ज यहां से पास होगा घूम के, उसको हम कहेंगे करंट। ठीक है, मान लो जैसे 1 कूलम चार्ज होता है और 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगाता तो हम इसको 1 एम्पियर करंट मानते हैं। अगर 1 सेकेंड में ये 2 चक्कर लगाता तो हम कहते हैं 2 बार हमारे सामने से निकला तो 2 एम्पियर पर सेकेंड का करंट हो जाएगा। तो ये 1/t क्या हो जाएगा? एक तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज हो जाएगा। 1/t फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना। सो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय 2पाई, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय। तो एसोसिएटेड रोटेटिंग चार्ज का जो करंट होता है दैट इज q ओमेगा बाय 2पाई। अब हम देखते हैं कि ये हम यहाँ पे वैल्यू इस पर पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? ये न्यू आ जाएगा q ओमेगा बाय 2पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये रोटेटिंग चार्ज का मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट करता है, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट ये है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो ये म्यू बन जाएगा E ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और अगर हम आर ओमेगा को V लिख लें, ये ओमेगा आर को मैं V लिख लेता हूँ इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा ई वी आर बाई 2। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन की रेडियस हमें पता है, हाइड्रोजन एटम अगर है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तो मुझे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट पता चल जाएगा। और वेलोसिटी पता करने के लिए मैकेनिक्स का सहारा ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक मैकेनिक्स कहती है
जो इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन का लगने वाला कूलाम्बिक फोर्स है। कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, वही उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर हम यहाँ से वेलोसिटी को निकाल लें, ये आ जाती है kz² अपॉन mr, और ये v स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट, और ये वेलोसिटी को हम यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोला, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एट एन एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो जरा हम इसको नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, म्यू क्या लिखा था, Vr/2, ठीक है, और हमारी वेलोसिटी क्या आई थी, यहाँ पर से लिख देते हैं mv², वो r को हमने किसके बराबर किया था, kze² k q1 q2 अपॉन r², ये r से ये r कैंसिल हो गया, v आ गया तुम्हारा अंडर रूट kze² बाई mr। और ये वेलोसिटी को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इधर पुट करता हूँ। ठीक है, तो जो रख देते हैं यहाँ, म्यू कितना आ गया, Er/2 इंटू वेलोसिटी kze² बाई mr। ठीक है, और ये हम इधर उधर आगे पीछे कर लेते हैं इसको, तो ये म्यू यहाँ पे आपका बन जाता है अंडर रूट kz⁴, क्योंकि e² अंदर चला जाएगा, या e को बाहर निकाल लेंगे तो बाहर e² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4m r² अंदर होके ये r बन जाएगा, और इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और अगर ये हाइड्रोजन एटम का निकाला जाए तो इसको बोहर एटॉमिक मैग्नेटिक बोलेंगे, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये सबसे छोटा मैग्नेटिक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इसमें आप ई वगैरह डालोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 × 10⁻⁹ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई अगर आप इसमें डालोगे 1.6 × 10⁻⁹ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट आप डालोगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सब कुछ वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, जेड हाइड्रोजन एटम का होता है 1, तो ये म्यू अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर का आएगा 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये मैग्नेटिक मोमेंट की सबसे छोटी वैल्यू 10⁻24, यानी पॉइंट के बाद 24 जीरो, इतना स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट है। यानी यहां से ये प्रूव हो गया कि हर एक मैग्नेट, हर एक एटम एक स्मॉल एटॉमिक मैग्नेट है। ठीक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, जिसको हम बोर मैग्नेटॉन से डिनोट करते हैं। तो ये तो रीजन रहा, इसमें हमने क्या क्या देखा, क्या फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसे निकाला, क्या किया हमने सबसे पहले कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट के लिए करंट चाहिए था, करंट के लिए हमें चार्ज पर टाइम चाहिए था, हमने वहां से करंट निकाला, करंट के हमने वैल्यू यहाँ पर रख के हमने देखा कि अब हमें वेलोसिटी की जरूरत है, और वेलोसिटी हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला। कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बस यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल के उसमें पुट कर दिया, और ये हमारा आंसर ये आ गया 24। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इवन इफ द एटम एक मैग्नेट है, एक एटम एक मैग्नेट को डिनोट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उससे बना हुआ मटेरियल कभी कभी मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। जैसे कि ये पेन जो हाथ में मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, ये पेन एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, या कोई भी पेन, नॉर्मल सा पेन, पेंसिल, कोई भी मटेरियल है, आपका कोई भी बॉक्स है, हर मटेरियल तो मैग्नेट नहीं, क्योंकि अगर हर मटेरियल एटम से बना है और आप कहते हो कि हर एटम एक मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है, तो हर मटेरियल को मैग्नेटिक शो करना चाहिए था। तो उस बेसिस पर मटेरियल को 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिज्म
शो करते हैं, जो नहीं करते हैं। तो 3 टाइप जो आपके सिलेबस में है, 3 टाइप्स। सबसे पहला है डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं। फिर दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म, तीसरे है फेरोमैग्नेटिज्म। और इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि इन मटेरियल में ऐसी क्या खासियत है कि मैग्नेटिज्म शो करने लगते हैं, शो नहीं करते हैं, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, और इनमें कोई करंट भी नहीं बह रहा है, कुदरतन इनके अंदर मैग्नेटिज्म शो करने की टैलेंट है। तो डाईमैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। ये मटेरियल ऐसे मटेरियल है जो आप मैग्नेट के सामने नहीं रखे हो या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हो, नॉर्मल जगह पर रखे हो, तो ये मटेरियल ऐसे बिहेव करते हैं कि ये मैग्नेटिज्म शो ही नहीं कर रहे हैं। इवन इफ एटम में एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट के सामने जाते हैं, अभी जब मैग्नेट के सामने नहीं है तो शांत बैठे हुए हैं, कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा है, किसी चीज को अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट के सामने जाते हैं तो मैग्नेट से दूर होने की कोशिश करते हैं, मैग्नेट उनको रिपेल करती है। हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई चीज जो मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेट ना होने के बावजूद भी मैग्नेट के सामने जाने पर रिपेल हो रही है। मैग्नेट से तो मैग्नेट ही रिपेल होनी चाहिए। जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल है, साउथ के सामने साउथ पोल है, तभी तो मैग्नेट रिपेल होती। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक मैग्नेट रिपेल हो रही है मैग्नेट के सामने जाने। तो हम पहले देखते हैं कि ये मैग्नेटिज्म शो क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट शोइंग मैग्नेटिज्म। देखो इसमें क्या होता है कि होता चीज वही जो भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में, और ये रीजन आपको एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में नहीं दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बियॉन्ड द सिलेबस जाके मान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बन जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर मतलब एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन न्यूक्लियस के सेंस है ऑफ रोटेशन वो जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट माना जाता है। क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, आपने सब डायरेक्शन पढ़ा ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन इसका हो गया यहाँ पे क्रॉस, थोड़ा है क्रॉस मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका। ये यहाँ पे कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर लगाते हैं, याद करिए, और थंब रोटेट करता है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट डॉट है। तो होता क्या है कि क्रॉस मैग्नेटिक मूवमेंट और डॉट मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक दूसरे को सुपरइम्पोज करके कैंसिल आउट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। एटॉमिक लेवल पे, एटम के अंदर ही ऐसा होता है। तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 5 के पेयर बन गए, हर 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, इफेक्ट क्या हुआ कि कोई भी एटम एक मैग्नेट नहीं होता। सिंगल इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, बट डबल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, एटम एक मैग्नेट शो नहीं कर पाता है, क्योंकि जब एटम ही मैग्नेट नहीं है तो एटम से बने मॉलिक्यूल से बना मटेरियल, ये सब कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो। यही कारण है कि कई मटेरियल मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं, ये डायमैग्नेटिज्म का रीजन है। दूसरा कि जब मैग्नेट के सामने रखा तो ऐसा क्या हो जाता है, जरा वो देखते हैं कि जब मैग्नेट के सामने हमने उसको रख दिया तो फिर ऐसा क्या हो गया, जरा देखिए। जब मैंने क्या बोला कि मैग्नेट के सामने उसको रखा, तो मैग्नेट के सामने रखी भाई, मान लो यही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बनाता हूं, जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और मैं इनको लाके रख रहा हूं
ऐसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्रॉस यह मैग्नेटिक फील्ड लेके आए, इसमें इस एटम को मैंने लाके रख दिया, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं, ठीक है, ठीक है। होता क्या है जरा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या था याद करिए, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट था क्रॉस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऐसे जाना, करंट का ऐसे जाना, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट था डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट था, ध्यान देना। अब होगा क्या कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था उस पर मैग्नेटिक फोर्स देखिए V क्रॉस B, वो बाहर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर V क्रॉस B के अपोजिट फोर्स लगता है। एक तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, एक लग गया मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, जरा ध्यान से सुनिए। और जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा था उस पर मैग्नेटिक फोर्स अंदर ही की तरफ लगा, Fe प्लस Fb, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों पैरेलल लग रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि जब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है, हम सभी को पता है, अपने मैकेनिकल एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो सकती, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जिस पे बढ़ जाएगा उसकी स्पीड पे असर पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से घूमने लगेगा, रेडियस कांस्टेंट है, ज्यादा स्पीड से घूम सकता है। और जिस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स इफेक्टिवली कम हो जाएगा, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस हो रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, तो उस इलेक्ट्रॉन का नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से इसकी स्पीड हो जाएगी कम, यानी इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाएगी v माइनस डेल्टा v, इसकी हो जाएगी v प्लस डेल्टा, मान लो डेल्टा v का इंक्रीमेंट हो, और जब इसकी स्पीड में कमी आएगी तो क्योंकि म्यू अभी आपको बताया मैंने EVR/2 था, v कम होने से म्यू भी हो जाएगा म्यू माइनस डेल्टा म्यू, और जो दूसरा वाला म्यू है वो उतना ही बढ़ जाएगा। यानी अब देखिए अनबैलेंसिंग हो गई, एक जो बैलेंस था, अब आपको 2D में बताता हूं मैं, जो म्यू एक ऊपर और एक नीचे था ना, अभी मैंने पिछले क्लास में देखा, एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज था, तो वो कैंसिल, उसको मैंने प्लेन में ही बना दिया बोर्ड गेज। उसमें क्या हो गया, मान लो बी मैंने क्रॉस वाले की तरफ करी है, देखो क्रॉस वाले की तरफ मैंने बी करी ना, ये देखो यहाँ म्यू भी क्रॉस है, बी भी क्रॉस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले के पैरेलल है, ये क्रॉस वाला बी, ये डॉट वाला बी, और मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल प्रॉपर्टी, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा दोस्त, इसका मैग्नेटिक मोमेंट रह गया म्यू माइनस डेल्टा म्यू, और जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट था, सॉरी क्रॉस वाला कम हो गया, उल्टा बना दिया मैंने, क्रॉस वाला कम हुआ, नीचे वाला कम हुआ, ये वाला कम हुआ, और जो मैग्नेटिक मोमेंट डॉट मैग्नेटिक मोमेंट था वो मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही बढ़ गया। अब आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिवली आ गया ना, इफेक्टिवली इतना मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, म्यू प्लस डेल्टा म्यू माइनस म्यू प्लस डेल्टा म्यू, टू डेल्टा म्यू का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया। तो जो नॉन मैग्नेटिक एटम्स थे, जिसमें एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते थे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वाले मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गए, ये देखो ये डॉट वाले तो बढ़ा ना, और क्रॉस वाला मैग्नेटिक मोमेंट की स्पीड घट गई, डॉट वाले मैग्नेटिक मोमेंट की स्पीड बढ़ गई, तो डॉट जो कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट था वो बढ़ गया। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, और वो मैग्नेटिज्म को शो करने लगे। इसी वजह से
एक मैग्नेट के सामने जाने पर वो रिपेल हो रहे थे क्योंकि वो मैग्नेट बन गए थे। लेकिन अभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि रिपेल ही क्यों कर रहे थे, अट्रैक्ट भी कर सकते थे, रिपेल ही क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो अब मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि वो रिपेल ही क्यों कर रहे हैं। देखो, जब मैं मैग्नेट के सामने मैग्नेट बन गए तो समझ में आ गया ना, मान लो ये मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस जा रही थी वो मैंने बोर्ड के प्लेन में बना दी, और आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके चले आए और आपने यहाँ पे वो मटेरियल ऐसे लगा दिया, रख दिया रैंडम शेप का, तो हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ को उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट बनने लगी। मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, यानी ये वाला एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगा और ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगा, ये खुद भी एक मैग्नेट बन गया। जो मैग्नेट नहीं था वो मैग्नेट के सामने जाके मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगा, समझे। तो उससे क्या हुआ कि नॉर्थ पोल को रिपेल करने लगा। वो अलग बात है कि थोड़े वीकली रिपेल करते हैं, उतना अच्छा मैग्नेटिज्म नहीं मिलता है जो एकदम से मैग्नेट के बराबर ही आ जाए। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट होती है, उसको डिजाइन किया जाता है, ये आर्टिफिशियल अभी बनाई, अभी हटा देंगे तो ये फिर नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये डाई मैग्नेटिज्म होते हैं। डाई मतलब एंटी, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये मैग्नेटिज्म जहां बैठा होगा वहां से दूर भागेंगे, चिड़ेंगे, ये मैग्नेटिज्म दूर जाने की कोशिश, रिपेल करेंगे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज, और जहां मैग्नेटिज्म कम होगा वहां जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका डाई मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फेरो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। फेरो नहीं, पैरा, पहले पैरा फिर फेरो। व्हाट इज पैरा? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। तो ये आराम से बहुत स्मॉल टॉपिक है, जेईई मेंस में आने वाला है, कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। इसमें एटॉमिक लेवल पे कैंसिलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो सकता है मे बी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुए। ठीक है, और यहाँ पे हर एक एटम एक मैग्नेट है, ये मैं हर एटम को डिनोट कर रहा हूं। जी मैं क्या बनाया कि जब कोई भी अप्लाई नहीं किया है, जब आपने कोई मैग्नेटिज्म अप्लाई नहीं किया तो इवन इफ हर एटम एक मैग्नेट है क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो पाए हैं, बट इसके बाद भी ये मटेरियल मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा है। पैरामैग्नेटिक एल्युमिनियम भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, आपने देखा होगा एल्युमिनियम कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है, इवन इफ उसके एटम एक मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करते हैं। होता क्या है, सबको दिख ही रहा है कि कोई मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ है, कोई इस तरफ को है, कोई इस तरफ को, सब रेंडमली ओरिएंटेड है, जिससे उनका जो नेट सम आ रहा है वो जीरो है। कोई अगर ऊपर है तो एक मैग्नेटिक नीचे है, कोई इस तरफ को है तो एक मैग्नेटिक इस तरफ को है, कोई इधर है तो एक मैग्नेटिक इधर भी है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल एक कंटेनर में भरे होते हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ऊपर भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं, लेकिन उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो है। ऐसा नहीं कि गैस एक तरफ को चल रही है, सेंटर माल वहीं बैठा है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके एटम एक मैग्नेट है, बट उनसे बना मटेरियल फिर भी नॉन मैग्नेटिक, क्या फायदा हुआ? इसलिए तो जब डायमैग्नेटिक था उसने अंदर ही एटम के अंदर ही कैंसिल आउट कर दिया था। तो एटम ही मैग्नेट नहीं था तो एटॉमिक लेवल पे कोई लड़ाई नहीं हो रही, एटम के अंदर ही एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट को जीरो कर लिया गया था, यहाँ एटम के बाहर मैग्नेटिक मोमेंट को जीरो कर लिया गया। समझ गए बात? तो अल्टीमेटली दोनों ही मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो चाहे ये, लेकिन
जब हमने उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो आपको बताया मैंने किस तरह से क्या हुआ। अब हम जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो पिछले चैप्टर में हमने सबने पढ़ा कि टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड हर मैग्नेटिक मूवमेंट पर एक टॉर्क लगाती है और ये टॉर्क उस मैग्नेट को अलाइन करने की कोशिश करता है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में क्या होने लगेंगे, अलाइंड होने लगेंगे। ये सब एटम जो रेंडमाइज थे वो अलाइंड होने लगेंगे, जिसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ध्यान देना, पिछले डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल आया था। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट बना है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आया है, एंटी पैरेलल नहीं है। तो जैसे ही आप इसको मैग्नेट के सामने ले गए, मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये है और आप एक लेके आए क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ, तो इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लिया। व्यू हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, थंब रूल जैसे डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है। अल्टीमेटली हुआ क्या, ये अट्रैक्ट करने लगे मैग्नेट की तरफ, इसीलिए एल्यूमिनियम चीजें अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे मटेरियल वैसे तो मैग्नेटिक तो नहीं कर रहे हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे पैरा, ये वैसे ऐसे दिखाएंगे हम कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे मैग्नेट के सामने जाएंगे तो मैग्नेटिज्म शो करने लगेंगे, एक रिपेल करने लगेगा, एक अट्रैक्ट करने लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या फर्क है। नाउ देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लास्ट। पैरामैग्नेटिक, अब देखिए इनमें क्या हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर इनमें, बट इसमें एनसीईआरटी लिखती है कि इसके कुछ कारण जो है वो बियॉन्ड योर सिलेबस जाते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि इसमें इस तरीके के डोमेन्स बने होते हैं। अब ये डोमेन क्या होते हैं, डोमेन्स मींस होता है कॉलोनी ऑफ दैट मटेरियल, दैट एटम्स की कॉलोनी, उनके ग्रुप। जैसे किसी शहर में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कुछ वैल्यूज को फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ एटम जो है वो अपने एटम मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन किया, सबके इस जोन में जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सब एक ही डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइंड है। इसके लिए जिम्मेदार जो चीजें हैं, कपलिंग फोर्सेस हैं, दैट इज बियॉन्ड योर क्वांटम मैकेनिक्स। बातें समझ में आएंगी जो अपनी 12th लेवल के बस की बात है। और इसमें बगल में एक और जोन बना हुआ है डोमेन, इनके नाम है डोमेन, डोमेन कैरेक्टर बोलते हैं, डोमेन बोलो, कॉलोनी बोलो, जोन बोलो, कुछ भी बोलो। इससे क्या होता है, लेकिन इवन इफ उसके बाद भी एटम्स, कई एटम्स यूनाइटेड है, लेकिन एक कॉलोनी का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरी कॉलोनी कैंसिल कर रही है। देखो ये वाली कॉलोनी इस मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर रही है, ये वाली कॉलोनी इस मैग्नेटिक मोमेंट को, ओवरऑल इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही है, इनको भी कुछ नहीं मिला। डायमैग्नेटिज्म में एटम के अंदर कैंसिल हो रहा था, पैरामैग्नेटिज्म में एटम एटम लड़ लड़ के मर रहे थे, फेरोमैग्नेटिज्म में एटम की कॉलोनीज आपस में लड़ रही थी। जैसे परिवार के अंदर ही लड़ाई हो रही हो, डायमैग्नेटिक मटेरियल, दो परिवारों के, परिवार के अंदर दो भाइयों में लड़ाई हो रही, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दो परिवारों में लड़ाई हो रही हो बाहर के, फेरोमैग्नेटिक। सिंपल, ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन कैरेक्टर समझ में आ गया। अब इनको भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और चूंकि इनमें बहुत अच्छी यूनिटी है, अलाइनमेंट अच्छा है इनका, अलाइनमेंट मतलब कि इनके आपस में कपलिंग अच्छी है, आप एक को मोड़ने की कोशिश करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा, कपलिंग फोर्सेस। तो होगा क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरफ को लगाई तो वो एरिया जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट ऑटोमेटिकली
इनके अलाइनमेंट में थे। ये देखो ये वाले दो लोग लगभग इसकी डायरेक्शन में ही थे, या तो उसके साथ एक्यूट एंगल बना रहे थे या बिल्कुल पैरेलल थे, वो तो ग्रो कर जाएंगे और बाकी वाले छोटे रह जाएंगे, मतलब उनके नंबर कम हो जाएंगे, यानी इनमें से भी कई लोग अब निकल के इनके साथ शामिल हो जाएंगे। जैसे एक पार्टी जब जीत जाती है तो अपोजिट पार्टी में से भी कुछ लोग निकल के इस पार्टी में आने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो वो जो डोमेन कैरेक्टर उनका बढ़ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जो एंटी पैरेलल है वो छोटे हो जाएंगे। इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये अच्छा अलाइनमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे कपलिंग भी है, यहाँ पे हर एक एटम को अलाइन करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा पूरा का पूरा मटेरियल अलाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी जब आप किसी मैग्नेट के सामने, नॉर्थ पोल के सामने ले जाके ऐसे रखोगे, डोमेन कैरेक्टर की वजह से उसका अच्छा म्यू अलाइनमेंट होगा और वो भी अट्रैक्ट होगा, बट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। लोहे की कील है, स्टील, आयरन, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कितनी तेजी से अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ को भागते हैं। कोई क्रेन है वो लोहे की चीजों को उठा लेती है, एल्यूमिनियम की चीजों को नहीं उठा पाती। एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि डोमेन कैरेक्टर है, डोमेन कैरेक्टर की वजह से ये इनको इजीली बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो आपने आज तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखी। आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। क्या क्या मैंने बोला कि एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म कैसे शो होता है वो बताया, और मटेरियल तीन तरीके के होते हैं वो बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके मैग्नेटिक टर्म्स जो है उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये सब क्या होती है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इसकी तैयारी करें, अच्छे से इसके क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जो खास खास क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।